तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन कैलकुलेट करेंगे किसी भी रोटेटिंग बॉडी का। वीडियो को बहुत ध्यान से आपको सुनना है और जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा सबको प्रॉपरली नोट डाउन करना है अपनी कॉपीज पे। इसी वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट भी सिखाऊंगा और न्यूमेरिकल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं कंसेप्ट को अपने दिमाग में पक्का करने के लिए वो भी आपको बताऊंगा। अभी तक हमने जब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की थी ना, वो किसी स्ट्रेट मूविंग बॉडी के लिए की थी। आज हम कोई भी काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन कैलकुलेट करेंगे वो किसी रोटेटिंग बॉडी के लिए करेंगे, ऐसी बॉडी के लिए करेंगे जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा, काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए होता है, मतलब स्ट्रेट मूविंग बॉडीज के लिए होता है। ठीक है जी। अब काइनेटिक एनर्जी अगर मेरे को रोटेशनल मोशन के लिए निकालना है तो मास की जगह ले लेता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको बताया था रोटेशनल मोशन में मास की जगह कौन ले लेता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह कौन ले लेता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी रोटेटिंग बॉडी का क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। अब इसी तरह से वर्क डन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे वर्क डन का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मेरी फोर्स वेरिएबल फोर्स होती थी तो हम क्या करते थे बेटा, हम पहले छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल लेते और फिर उसको इंटीग्रेट करते थे वर्क डन के लिए। ठीक है जी, हम यही फॉर्मूला ले लेते हैं। तो अगर मैंने किसी रोटेटिंग बॉडी का वर्क डन निकालना है तो फोर्स की जगह बेटा ले लेता है टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट की जगह ले लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। एंड दिस फॉर्मूला इज मेड फॉर रोटेटिंग बॉडीज एंड दिस इज मेड फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है जी। तो फॉर्मूला तो देखो हमें पता लग गया, हमने ऑलरेडी इतना अपना कंसेप्ट पक्का किया हुआ है। फॉर्मूला तो बिना प्रूफ के ही हमें पता लग गया। ठीक है जी। अब इसका अगर प्रूफ आप जान लेते हो तो थोड़ा फील आ जाएगा आपको और बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए थोड़ा इजी भी हो जाता है। अगर उन्होंने काइनेटिक एनर्जी पूछ ली रोटेशनल मोशन की तो विद प्रूफ आपको लिख के आनी है, जो मैं अभी देने जा रहा हूं। ठीक है, ओके। तो फॉर्मूला सबसे पहले आप सभी अपनी कॉपीज पे नोट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का रोटेशनल मोशन में हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। आई एक तरह से मास का काम करता है, ओमेगा एक तरह से एंगुलर वेलोसिटी का काम करता है। अब बेटा इसका मैं प्रूफ देने लगा हूं। मान लिया जाए हमारे पास में कोई भी एक इस तरह की बॉडी है और इस बॉडी का मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया और बहुत सारे छोटे छोटे मासेज हैं इस बॉडी के अबाउट। ठीक है जी। मैंने मान लिया कि ये वाला एक मास है m1, ये वाला एक मास है m2। ठीक है जी। ये वाला एक मास है m3। अब इस वाले मास का ये जो मैंने फिक्स पॉइंट किया है ना, ये मेरा पाइवट पॉइंट है। पाइवट पॉइंट ही हमारा फिक्स पॉइंट होता है। ये जो मैंने फिक्स पॉइंट किया है, मैं इस फिक्स पॉइंट के अबाउट इस पूरी बॉडी को ऐसे रोटेट करवा रहा हूं। ठीक है जी। मतलब ये पूरी की पूरी बॉडी इस तरह से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से बेटा रोटेट कर रही है। फील आ गया ना सबको? मतलब ये कोई भी एक बॉडी है, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल कोई भी बॉडी हो सकती है। अगर मैंने इसके एक पॉइंट को ऐसे फिक्स कर लिया और पूरी बॉडी को मैं ऐसे रोटेट करवाऊं, ठीक है जी, वो वाली पिक्चर है ये। तो इस पूरी बॉडी को मैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करवा रहा हूं। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से ये m1 का जो डिस्टेंस है वो r1 है, ये m2 का जो डिस्टेंस है ये r2 है। ठीक है जी। और ये m3 का बेटा जो डिस्टेंस है ये r3 है। अब मान लिया जाए ये m1 वाला जो बॉडी है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के कारण इसके पास में जो लीनियर वेलोसिटी है वो यहां पर इस पॉइंट पे v1 वेलोसिटी है और m2 के पास में जो वेलोसिटी है वो v2 वेलोसिटी है और m3 के पास में जो वेलोसिटी है वो v3 वेलोसिटी है। अब एक बात इसमें नोट करने वाली है कि इनकी v1, v2 और v3 लीनियर वेलोसिटीज हैं। कौन सी वेलोसिटीज हैं? लीनियर वेलोसिटीज, जो किसके कारण मिली हैं? जो इस ओमेगा, इसके घूमने के कारण इसको मिली है। जैसे कि अगर कोई भी बॉडी हमारी रोटेट करती है सर्कुलर मोशन में तो इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो लीनियर ही होती है। ठीक है, भले ही ये एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही हो। ठीक है, समझ आ गया सबको? अब अगर मेरे को कोई बोले कि पहले वाले मास की काइनेटिक एनर्जी बताओ, सिंपल वाली काइनेटिक एनर्जी, पहले वाले मास की होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे वाले मास की कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी बेटा, हाफ m2 v2 स्क्वायर। ऐसे ही तीसरे वाले मास की कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी बेटा,
हाफ m3v3 का स्क्वायर। ऐसे करते करते इसमें न जाने कितने ही मासेज होंगे, तो nth वाले मास की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mnvn का स्क्वायर। तो अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर अप टू सो ऑन हाफ mnvn का स्क्वायर। समझ आ गया? अब इन सब में से हमने हाफ को कॉमन ले लिया और अंदर आ गया m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर अप टू सो ऑन mnvn का स्क्वायर। अब ख्याल रहे, हमने जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है ना, वो रोटेशनल वाला बनाना है, मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमने बनाना है। तो अगर मैंने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बनाना है, हम सभी एक और बात भी जानते हैं कि कोई भी लीनियर वेलोसिटी को जब भी हमने एंगुलर में कन्वर्ट करना होता है तो उसके साथ में हम उसके रेडियस, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। अब सोचने वाली बात यह है कि ये v1 और r1 परपेंडिकुलर हैं, इसी तरह से ये v2 और r2 भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसी तरह से ये v3 और r3 भी आपस में क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। ठीक है जी। तो वेलोसिटी और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है जी। तो वेलोसिटी लीनियर वाली है, ये रोटेशनल वाली एंगुलर वेलोसिटी है। रोटेशनल वाली एंगुलर वेलोसिटी को r से मल्टीप्लाई करके लीनियर वाली आ जाती है। न जाने हमने कितनी बारी इसको देखा है पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, ओके। एक बात मैंने और आपको बतानी है कि जब भी कभी भी कोई भी बॉडी रोटेट करती है ना, तो भले ही उसका एंड वाला पार्टिकल हो, भले ही उसका आगे वाला पार्टिकल हो, रोटेट करते समय उसकी एंगुलर वेलोसिटी, मतलब जब वो बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है जी। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। लेट अस सपोज ये एक रॉड है, ये इस रॉड का एंड पॉइंट है, ये इस रॉड का पहले वाला पॉइंट है। आफ्टर 2 सेकेंड्स मैंने देखा कि ये जो रॉड है ये 30 डिग्री आगे चली गई। अगर बेटा ये 30 डिग्री आगे चली गई तो इसका एंड वाला पॉइंट भी 30 डिग्री आगे चला गया होगा इस तरह से, और इसका ये वाला पॉइंट भी 30 डिग्री आगे चला गया होगा इस तरह से। और इसको टाइम कितना लगा? मान लो इसको टाइम लगा 2 सेकेंड। तो मतलब इक्वल टाइम लगा एंड वाले पार्टिकल को भी और इसको भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट करने में। मेरी बात समझ गए? इक्वल टाइम लगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट करने में, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या है? सेम है। इक्वल टाइम लगा इक्वल एंगल डिस्प्लेस करने में, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? सेम है। ठीक है जी। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी यही तो होती है ना बेटा, जितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी 30 है और इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी 30 है, और टाइम तो दोनों में 2 सेकेंड ही लगा। तो मैं सिर्फ आपको ये बात कह रहा हूं कि अगर कोई भी कनेक्टेड बॉडी है तो उस कनेक्टेड बॉडी की बेटा सारे पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है जी। तो ऑल पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड रोटेटिंग बॉडी हैज सेम एंगुलर वेलोसिटी। बात क्लियर? मतलब अगर मैं v1 की बात करूं दैट इज r1 ओमेगा, अगर मैं v2 की बात करूं दैट इज r2 ओमेगा, अगर मैं vn की बात करूं दैट इज rn ओमेगा। ठीक है, सबके r1 r2 तो मैं चेंज कर रहा हूं पर ओमेगा चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि वो सिंगल रिजिड बॉडी है, सबके ओमेगा सेम होंगे। तो हाफ हमारा इसी तरह से है m1। मैं v1 को क्या लिखूंगा बेटा? r1 ओमेगा का स्क्वायर, r1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर प्लस m2। v2 को मैं लिखूंगा r2 ओमेगा का स्क्वायर। इस तरह से mn, vn को मैं लिखूंगा rn ओमेगा का स्क्वायर, ब्रैकेट हो गई क्लोज। नाउ दिस इज हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। तो इन सब में से क्या कॉमन आ सकता है? ओमेगा स्क्वायर। तो ये बन गया हाफ ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में रह गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर। अब आप सभी बड़े अच्छे से जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वन पार्टिकल होता है mr स्क्वायर। तो अगर कोई भी बॉडी है उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स का mr स्क्वायर। ठीक है जी। सिंगल पार्टिकल का सिंगल mr स्क्वायर। बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स अगर एक बॉडी बनकर रोटेट कर रहे हैं
तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3², इस तरह से। तो हमारा ये टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर, और I लिखा जाएगा इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, ये I इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रॉपर वाला प्रूफ हो गया जो किसी भी बच्चे को पेपर में लिख कर आना होता है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इजी है। ठीक है जी, ओके। इसी तरह से एक बारी हम प्रूफ कर लेते हैं वर्क डन का भी। वर्क डन जो हमारा है वो टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर कैसे होता है, उसके बाद जम के न्यूमेरिकल्स करेंगे और कंसेप्ट को पक्का करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए। इसको प्रूफ बोल लो, डेरिवेशंस बोल लो, काइनेटिक एनर्जी की, वर्क डन की, जैसे आपका मन करे। ठीक है, ओके। तो बेटा वर्क डन का वैसे तो हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जड़ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने किसी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकाला है तो वो वर्क डन dw हो जाता है, तो उसको मैं फोर्स इनटू छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ही लिखता हूं। और फिर अगर छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के वर्क डन से हमने बड़ा वर्क डन निकालना हो तो हम इन दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो छोटा सा वर्क डन उठकर बड़ा हो जाता है और ये इंटीग्रेशन के अंदर फोर्स इनटू ds रह जाता है। ठीक है जी, तो क्योंकि अभी हमारे पास वैल्यूज नहीं है तो हम इसको भर नहीं रहे और इंटीग्रेट नहीं कर रहे, हम इसको ही एज अ फॉर्मूला एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब बात ये है बेटा, ये जो बात है ना, ये लीनियर मोशन कह लो या स्ट्रेट लाइन मोशन कह लो या ट्रांसलेशनल मोशन कह लो, इन सब के लिए तो वैलिड है। परंतु अगर मैं बात करूं रोटेशनल मोशन की, तो वर्क डन ही रहता है उसमें भी, परंतु फोर्स की जगह टॉर्क ले लेता है, और इस बारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर्स में नहीं होती, वो एंगल्स में होती है, तो इसलिए उसकी जगह एंगल ले लेता है। तो आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर कि रोटेशनल में हमारा जो वर्क डन होता है, रोटेशनल में हमारा जो वर्क डन होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू डी थीटा। ठीक है, तो हमें इस पूरे रोटेशनल मोशन में जो भी वर्क डन्स कैलकुलेट करने हैं वो इस फॉर्मूले को यूज करके करने हैं, इसको नहीं हमने इसमें यूज करना। ठीक है जी, तो अब इस फॉर्मूले को अभी तो हमने सिर्फ कंपेयर कर करके ही बनाया है। ठीक है, पर पेपर में अगर ये आ जाए तो आपको एक छोटा सा प्रूफ देने को मिल सकता है, प्रूफ आपको देना पड़ सकता है वहां पे, तो वो प्रूफ मैं आपको करवाने जा रहा हूं। ठीक है, ओके। मान लिया जाए हमारे पास में फिर से कोई भी एक ऐसे की बॉडी है, इस बॉडी का मैंने एक पॉइंट पाइवट कर दिया, कोई दूसरा पॉइंट है, ये दूसरे पॉइंट का इस पाइवट वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो मान लो r डिस्टेंस है। आफ्टर सम टाइम्स हमने ये देखा कि ये वाला जो पार्टिकल है, मतलब ये वाला जो मास है, ये मास थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्प्लेस कर गया इस तरह से, और जितना डिस्टेंस ये मास डिस्प्लेस कर गया उस डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या नाम दिया, ds नाम दिया। और ये वाला जो मास है, ये वाला जो छोटा सा पार्टिकल है, ये जितना एंगल ट्रेस किया उस एंगल को मैं बोलता हूं d थीटा। ठीक है जी, अब मान लिया जाए कि इस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लग रही है इस दिशा में। ठीक है, कोई फोर्स लग रही है इस दिशा में, और इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ में एंगल बना है अल्फा। बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके आपको दिखा देता हूं। ये हमारा पाइवट वाला पॉइंट है, ये मेरा कोई पार्टिकल है, आफ्टर दैट वो पार्टिकल मेरा यहां पर आ गया। ठीक है जी, इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो ds डिस्प्लेसमेंट किया है, इसके बीच में जो एंगल ट्रेस हुआ है वो d थीटा एंगल ट्रेस हुआ है, और इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है वो इसके अलोंग नहीं लग रही, वो जानबूझ के मैंने ऐसे बनाई है, वो फोर्स F ऐसे लग रही है, और इसके बीच में ये जो एंगल बना है वो अल्फा एंगल बना है। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। फॉर्मूला हमने वर्क डन का डिराइव करना है, और वो फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू डी थीटा। ठीक है जी, अब अगर मेरे को कोई बोले कि ये छोटा सा वर्क डन बताओ, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट मैंने किया ना, ds डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए जो वर्क डन हुआ है, वर्क डन है, उसको कैलकुलेट करके बताओ। तो बेटा छोटा सा ये जो वर्क डन है ds डिस्प्लेसमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो किसके बराबर होगा, वो होगा बेटा फोर्स इंटू ds इंटू कॉस थीटा। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, fs कॉस थीटा। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया सबको। अब एक बात और है कि जब भी कभी भी ये थीटा एंगल की डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो थीटा एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। ठीक है, क्या होता है बेटा थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के
बीच का एंगल, तो फोर्स थी मेरी ऐसे, डिस्प्लेसमेंट है मेरी ऐसे, इसके बीच का एंगल क्या है हमारा अल्फा, तो हमारा ये बन गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस अल्फा। ठीक है जी, तो हम इस कॉस अल्फा को फोर्स के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं और साथ में इसके डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी ds इस तरह से। ठीक है जी, अब ये है हमारा वर्क डन के बराबर। हम सभी एक बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमेशा r इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है, तो इसमें dw जो हमारा है उसमें f cos थीटा तो हमारा f cos अल्फा तो हमारा आ गया, तो ds को मैं क्या लिख सकता हूं, r d थीटा, r d थीटा। ठीक है जी, तो अब ऐसे में फोर्स cos अल्फा और r ये आपस में कैसे हैं बेटा, एक चीज देखो, ये मेरा r है, ये मेरा r है, क्या ये वाली मेरी फोर्स इस r के परपेंडिकुलर है? नो। हां, अगर मैं इस फोर्स का कंपोनेंट बनाऊं, मतलब इधर को एक मेरा कंपोनेंट बनेगा f cos अल्फा और इधर को मेरा एक कंपोनेंट बनेगा f sin अल्फा। ठीक है जी, अब कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इसको रोटेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आई मीन टू से f cos अल्फा ऐसा कंपोनेंट है जो इसको रोटेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब f cos अल्फा और r आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। और जब भी कभी भी हमें टॉर्क बनानी होती है बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है r इंटू एफ, इसमें r हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। मैंने बहुत बारी ये चीज क्लियर की हुई है आपको। ठीक है जी, r हमेशा कौन सा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो r किसके परपेंडिकुलर है? क्या सिर्फ f के परपेंडिकुलर है? ना जी ना, f तो ऐसे जा रहा है, r तो f cos अल्फा के परपेंडिकुलर है, तो r और f cos अल्फा सारे मिलकर बनाएंगे टॉर्क, और साथ में इसके क्या आ जाएगा? d थीटा। अब ये आया है मेरा छोटा सा वर्क डन, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, ये आ जाएगा बड़ा वर्क डन। बड़ा वर्क डन किसके बराबर आया बेटा? टॉर्क इंटू डी थीटा। ठीक है जी, ये हमारा प्रूव हो गया। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। थोड़ा इंटरेस्टिंग था, है ना, मैंने जानबूझ के यहाँ पे f लिया था इस एंगल में, मैं चाहता तो f को ऐसे भी ले सकता था, तो फिर वो सीधा ही परपेंडिकुलर आ जाता, तो फिर आपका फिर भी यही बनता। ठीक है ना, मतलब अगर मैं f को ऐसे लेने की बजाय ऐसे ही ले लेता, ठीक है जी, तो इसकी अब की बारी मेरा क्या बनता? मेरा dw बनता f इंटू डी एस। ठीक है, तो इस ds को मैं लिख देता r d थीटा। ठीक है, f और r आपस में परपेंडिकुलर है, ये टॉर्क d थीटा हो जाता है। यहीं पे मैंने सिर्फ फील करवाने के लिए, है ना, फील करवाने के लिए अलग डायरेक्शन में फोर्स लिया, ये बताने के लिए कि जरूरी नहीं होता कि हमेशा हम ही परपेंडिकुलर लें, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी बनाया जा सकता है रोटेशनल में। ठीक है जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ ली, उनका प्रूफ भी देख लिया, वर्क डन भी पढ़ लिया और उसका प्रूफ भी देख लिया। अब बारी है न्यूमेरिकल्स करने की। अब देखो, कंसेप्ट तो बहुत इजी था, होप सो इसके न्यूमेरिकल्स भी इजी होंगे, पर न्यूमेरिकल्स में आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह की करनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ऐसे के न्यूमेरिकल्स मैंने उठाए हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, लेट अस सपोज हमारे पास में ये दो डिस्क हैं, इन दोनों ही डिस्क के रेडियसेस जो हैं, ये दो डिस्क हैं, इन दोनों ही डिस्क के रेडियसेस जो हैं बेटा वो आर आर हैं। ये डिस्क एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एक ऐसी रॉड से जो मासलेस है। ठीक है जी, दिस इज आर मासलेस रॉड, एक दूसरे से कनेक्टेड है एक मासलेस रॉड के जरिए से, और इस मासलेस रॉड के सेंटर से इस एंगुलर वेलोसिटी से इन डिस्क को हम रोटेट कर रहे हैं। इन डिस्क के बीच का जो डिस्टेंस है वो L है। उन्होंने हमें ये बोला कि ये जो दो डिस्क है ना, इन दो डिस्कों के बीच का ये जो L डिस्टेंस है, इट इज वेरी 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 ग्रेटर देन R। ठीक है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोल दी और हमारा आंसर बड़ा आसान कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि इन दोनों ही डिस्कों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब L जो डिस्टेंस है, वो इनके रेडियसेस के कंपैरेटिवली क्या है बेटा, बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है जी, तो अगर इनके रेडियसेस के कंपैरेटिवली वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो वो हमसे पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बताओ इस पूरे सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल
सिस्टम। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करने की बस इतनी ही हमें ज़रूरत है। 2 डिस्कें दे दी, रेडियस दे दिया, मैं ज़्यादा लाइंस नहीं इसमें लिख रहा। ठीक है, अब बेटा देखो, हमने जो काइनेटिक एनर्जी इसमें कैलकुलेट करनी है, उस काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये बहुत स्मॉल है, उस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली ये बहुत स्मॉल है, तो एक तरह से ये दोनों पॉइंट मासेस हैं। ठीक है जी, लेट अस कंसीडर डिस्क टू बी पॉइंट मासेस। मान लिया जाए बेटा ये डिस्कें नहीं, ये एक तरह से पॉइंट मासेस हैं। ठीक है जी, जिनके मासेस क्या हैं, m एंड m है। ये डिस्कें नहीं, ये एक तरह से पॉइंट मासेस हैं जिनके मासेस हैं m। अब काइनेटिक एनर्जी अगर मैंने निकालनी है, उसका फॉर्मूला तो होता है हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है जी, अब सबसे पहले मैं इसका आई निकालूंगा, फिर मैं इसका आई निकालूंगा। ठीक है जी, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले मैं इसका निकालूंगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना है, पहले मैं इस वाले का निकाल लूंगा, दैट इज हाफ। इसका मास है m, डिस्टेंस कितना है इसका, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रही हैं डिस्कें, ठीक है, उसका डिस्टेंस है l/2। ये वाला डिस्टेंस भी क्या है, l/2। हाफ m l/2 का स्क्वायर। ठीक है जी, एक सेकेंड, नो, इट इज mr²। किसी भी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। प्लस अगर मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू m l/2 का स्क्वायर। तो मेरा ये बन गया 2m l/2 का स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया 2m l²/4, 2 1 2 2, दिस इज हाफ ml²। तो ये मेरा आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आ गई, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ ml² मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये मेरा बन गया 1/4 m l² ओमेगा²। ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी। किसकी, एक ऐसी डिस्क की जिसका रेडियस बहुत छोटा है, उनके बीच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, ओके, ये हमने डायरेक्ट क्वेश्चन किया काइनेटिक एनर्जी का। एक और क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी आया हुआ है नीट में। बेटा मान लिया जाए हमारे पास में एक इस तरह से स्क्वायर लैमिना है। ठीक है, स्क्वायर लैमिना है। ठीक है, और इस स्क्वायर लैमिना का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। मतलब इसकी सारी की सारी जो साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर्स की है। ठीक है, अगली बात उन्होंने हमें बोली कि इस स्क्वायर लैमिना जिस भी मटेरियल का ये बना है उसका मास है 2 kg का। ठीक है जी, और इस स्क्वायर लैमिना को हम रोटेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट बेटा, इस एक्सिस के अबाउट। मतलब अगर ये एक स्क्वायर लैमिना है, मैं इसको इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा हूं, मतलब ये स्क्वायर लैमिना ऐसे रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। और रोटेट करवाने के लिए हमने जो टॉर्क लगाई है दैट इज 0.1 न्यूटन मीटर। ठीक है जी, हमसे बोला गया काइनेटिक एनर्जी बताओ, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ लैमिना आफ्टर 5 सेकेंड्स। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी बताओ इस लैमिना की कितने टाइम के बाद, 5 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, अब देखो बेटा ऐसा है, ये जो स्क्वायर लैमिना है ना, मैं इस स्क्वायर लैमिना को 2 ट्रायंगल्स में चेंज कर देता हूं। ठीक है, देखो ये मेरा स्क्वायर लैमिना है। ठीक है, इस स्क्वायर लैमिना का पूरा जो मास है वो 2 kg है। अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाले पार्ट में, तो ऊपर वाले पार्ट का भी भार कितना हो जाएगा बेटा, 1 kg, और नीचे वाले पार्ट का भी भार कितना हो जाएगा, 1 kg। ठीक है, अब एक बात आपको मैंने बतानी है कि कोई भी ट्रायंगल अपनी हाइट के अबाउट
जब रोटेट करता है, मतलब अगर ये मेरा एक ट्रायंगल है, ये इसका हाइट है, अगर मैं हाइट के अबाउट इसको ऐसे ऐसे रोटेट करूं, इस ट्रायंगल को मैं इसके हाइट के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करूं, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mh का स्क्वायर अपॉन 6। हाइट के अबाउट रोटेट करते हुए किसी भी ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mh स्क्वायर बाई 6। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस स्क्वायर को ना दो ट्रायंगल्स में तब्दील कर देता हूं। मान लो ये स्क्वायर भी एक तरह से दो ट्रायंगल हैं, ठीक है जी। तो अगर ये स्क्वायर्स एक तरह से दो ट्रायंगल्स हैं तो इनका हाइट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल लेंगे। पहले इसका निकालेंगे, फिर उसको डबल कर देंगे, वो नीचे वाले का आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, मैंने इसको एक तरह से ये बना दिया, ठीक है। अब इसकी ये जो हाइट है, ये हाइट है, ये क्या होगी? देखो बेटा, स्क्वायर का एक डायगोनल होता है, ठीक है। स्क्वायर का क्या होता है? एक डायगोनल होता है, और उस डायगोनल की वैल्यू होती है जितनी उस स्क्वायर की साइड है इनटू √2। याद रखने वाली बात है, ठीक है जी। तो कोई भी डायगोनल मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल होती है a√2, ठीक है। तो अगर उसको हाफ करना है, हाफ लेंथ ऑफ डायगोनल वो कितनी होती है? a√2 डिवाइडेड बाय 2। इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये जो इस ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है, मतलब ये वाली जो साइड है वो क्या होगी? a√2 का हाफ, मतलब ये होगी a/√2, ठीक है। तो अब मेरे को एक ऐसे ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जिसकी हाइट है a/√2, ठीक है। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा? mh स्क्वायर अपॉन 6, मतलब h को मैं क्या लिख सकता हूं? a/√2 का स्क्वायर अपॉन 6। ये हमारा बन जाएगा m a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6, मतलब ma स्क्वायर अपॉन 12। आई होप सो दिस इज क्लियर, ठीक है ना। अब मास कितना है? वैसे तो इस पूरे के पूरे स्क्वायर का मास 2 kg है, पर एक ट्रायंगल का मैंने मास ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, ये 1 kg है, ठीक है जी। तो इस मास को मैं लिखूंगा 1 kg। और इसकी साइड कितनी है? साइड है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 किया, फिर उसका कर दिया स्क्वायर, और डिवाइड किससे करना है? 1/12 से, तो मल्टीप्लाई किया मैंने 1/12 से, ठीक है जी। तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन ट्रायंगल कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा बेटा, 0 से कटा हमारा 0, दिस इज 1/100 इंटू 12, दिस इज 1/1200। क्लियर है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा बेटा? 1/1200 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल्स का हो जाएगा 1/1200 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 2 600, तो हमारा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा 1/600, ठीक है। ओके, तो हमने एक्चुअल में निकालना क्या था? हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल लिया, पर हम तो इस पूरे की क्या निकालना चाहते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है और सबसे मुश्किल लगी बच्चों को, सिर्फ इसको ही कैलकुलेट करना, ठीक है। अब ध्यान से इसको देख लो, मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले बेटा पूरे के पूरे लैमिना को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया। एक ट्रायंगल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mh स्क्वायर बाय 6, तो मैंने पहले एक के अबाउट निकाला, ठीक है। अब उसका डायगोनल की वैल्यू आप सभी याद ही रख लें, वैसे सबको होती है a√2, ठीक है जी। तो हाफ डायगोनल कितना हो जाएगा? a√2/2, ठीक है। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब मैंने ऐसे सॉल्व किया, तो 1 ट्रायंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पहले हमने निकाल लिया, दैट वाज 1/1200। फिर 2 ट्रायंगल्स के निकालने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, दैट बिकेम 1/600, ठीक है। अब हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास रेडी पड़ा है पूरे के पूरे स्क्वायर लैमिना का, अब बारी है ओमेगा की, ठीक है। अब मान लिया जाए उन्होंने मेरे को बोला कि ये जो स्क्वायर लैमिना है ना, ये इनिशियली रेस्ट पे पड़ा है, मतलब ऑब्वियसली जब मैंने इसको घुमाया ही नहीं है स्टार्टिंग में तब तक तो वो क्या है? रेस्ट पे, ठीक है जी। ओके, अब हमें ज़रूरत है
अब हमें ज़रूरत है ओमेगा की, देखना हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा हमें निकालना है। और गिवन क्या है हमें, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है बेटा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 0। अगर मेरे को फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, मतलब कब की एंगुलर वेलोसिटी बेटा मैंने निकालनी है, जब टाइम हो चुका है कितना 5 सेकेंड्स, मेरे को तब की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, टाइम हो चुका है हमारा 5 सेकेंड्स। देखो है तो ये भी एक वेलोसिटी, जब हमें कभी भी काइनेमेटिक्स में इनिशियल पता होती थी और फाइनल निकालनी होती थी तो हम कैसे की इक्वेशन यूज करते थे, मैं यहां लिख रहा हूं इस चीज को, तो हम कैसे की बेटा इक्वेशन यूज करते थे, v = u + at वाली नहीं यूज करते थे। अब की बारी एंगुलर की बात है तो v क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस एक्सेलरेशन किस में तब्दील हो चुकी है, अल्फा में, और टाइम मेरा t है। अब बेटा अल्फा निकालना पड़ेगा, बहुत इजीली आ जाएगा, घबराओ मत। ठीक है, टॉर्क का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है I × अल्फा। ठीक है, टॉर्क मेरे को दी हुई है, इसीलिए दी है टॉर्क, हम सोच रहे थे टॉर्क तो कहीं यूज ही नहीं हुई, टॉर्क हमें दी है 0.1। ठीक है, अल्फा हमारा निकल जाएगा, सॉरी मैंने I की जगह भर दिया 0.1। I की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, दैट इज 1/600, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाय 1/600। ठीक है, इसको ऐसे नहीं चलेगा, अब ये पलट कर जब ऊपर जाएगा तो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.1 × 600, ये डेसिमल हटा नीचे 10 लगा, 0 से कटा 0, तो अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा 6t। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारी 6t आ गई। अब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो 0 है, फाइनली हमारे पास सब कुछ आ चुका है, अल्फा की वैल्यू 60 है, टाइम कितना है बेटा 5 है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ गई 6 × 5 = 30, मतलब ये बन गई 300। ठीक है, 300 रेडियंस पर सेकेंड। ओके, अब बात है हमें ओमेगा भी नहीं निकालना, हमें तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। आ गई बेटा, आ गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बनेगी ½I⍵², मतलब हाफ I मेरा आया था पूरे के पूरे स्क्वायर का 1/600 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है 300 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ओमेगा हमारा 300 का स्क्वायर आ गया, ये बन गया 1/2 इंटू 1/600 इंटू 300 इंटू 300। ठीक है, 2 0 से 2 zeros कट गया। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये हमारा बन गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 300। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 150 ज़ा, 2 1 ज़ा 275 ज़ा। एज अ रिजल्ट हमारी काइनेटिक एनर्जी आई है 75 जूल्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन ने काफी कुछ हमारा क्लियर कर दिया। प्लीज बेटा एक बार ये क्वेश्चन को नोट करके, ये लेक्चर को कंप्लीट करके इस क्वेश्चन को जरूर एक बार रिवाइज कर लेना, अपने हाथों से एक बार निकाल के देखना। ठीक है जी, ओके। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में हमें काइनेटिक एनर्जी का कर लिया, अब एक वर्क डन। इस क्वेश्चन में बेटा हम वर्क डन निकालते हैं। ठीक है जी, लेट अस सपोज आपको किसी ने बोला कि एक व्हील है, ठीक है, अ व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 3 kg/m²। ठीक है, एक व्हील है इस तरह का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 3 kg/m², मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इसका 3 दिया हुआ है, और उन्होंने बोला कि इसको रोटेट करवाने के लिए हमने जो टॉर्क लगाई है, एंड टॉर्क इज इक्वल टू 6 Nm। इसको रोटेट करवाने के लिए बेटा हमने जो टॉर्क लगाई है वो 6 Nm की लगाई है। अब उन्होंने हमसे पूछा फाइंड वर्क डन ऑन द व्हील इन 20 सेकेंड्स। ठीक है जी, अब पता करो कि हमने जो ये टॉर्क लगाई है इसको रोटेट करवाने के लिए, इस टॉर्क ने कितना वर्क डन किया, कितनी देर में बेटा 20 सेकेंड में। ठीक है, एक बात क्वेश्चन में हम और ऐड कर देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम
रेस्ट। ठीक है, इस बात से क्लियर हो जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0 है। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। हमने वर्क डन निकालना है, तो बेटा वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? सबसे बेस्ट फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा। ठीक है जी। अब हमने इस व्हील को जो रोटेट करवाना है, इनिशियल एंगल θ1 था और फाइनल एंगल मेरा कितना था, θ2 था। अब आप सभी जानते हो कि इनिशियली तो वो व्हील कैसा था, रेस्ट पे, तो इनिशियल एंगल तो उसका क्या ही हम लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है जी। तो बात यहाँ पर ये है कि ये टॉर्क है और ये डी थीटा है। ठीक है जी। अब मेरे पास टॉर्क का एक और भी फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, जो ये टॉर्क का फॉर्मूला आई इंटू अल्फा वाला होता है, इसमें मेरे को आई उन्होंने दिया हुआ है और मैं अल्फा कैलकुलेट कर सकता हूँ, और टॉर्क भी मेरे को उन्होंने दिया हुआ है। तो टॉर्क अगर मैं 6 रख दूं, आई अगर मैं 3 रख दूं, तो बेटा अल्फा मेरे को पता लग जाएगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि बेटा आज तक मैंने जब भी इंटीग्रेशन की ना, अगर उस इंटीग्रेशन में dx पड़ा होता है तो इसके साथ में भी x वाली चीज पड़ी होती है। ये इंटीग्रेशन हमें बोलती है कि एंगल चेंज हो रहा है, तो इसके साथ में टॉर्क अच्छी नहीं लग रही, मैं यहां पर एंगल ही लाना चाहता हूं, थीटा लाना चाहता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लाना चाहता हूं। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लाने के लिए मेरा रास्ता क्या था, मैंने टॉर्क को आई अल्फा लिखा। अल्फा क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एंगुलर एक्सेलरेशन पहले एंगुलर वेलोसिटी बनेगी, फिर वो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना, कंसेप्ट हमारा एकदम पक्का है। तो बेटा यहां पर अल्फा की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, अल्फा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। ठीक है, अब मेरे को यहां पर θ1 की वैल्यू तो 0 दी हुई है, अब θ2 मतलब मेरे को कब तक रोटेट करवाना है, मेरे को तब तक रोटेट करवाना है जब तक का हमने वर्क डन निकालना है। वर्क डन हमने निकालना है 20 सेकेंड्स का। तो बेटा थीटा फॉर 0 सेकेंड्स तो हमारा 0 है। अगर मेरे को थीटा निकालना है 20 सेकेंड्स का, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक है, देखो थीटा एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है। जब भी कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती थी, हम मैक्सिमम टाइम्स यूज करते थे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है जी। अल्फा भी मैंने इसीलिए निकाला ताकि मैं इसमें पुट कर सकूं। अब इस s को मैं थीटा लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। u को मैं क्या लिख सकता हूं, इनिशियल वेलोसिटी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी लिखी जाएगी मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ। ए क्या है, एक्सेलरेशन, तो इसकी जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय टी। नाउ थीटा मैंने जो निकालना है अब की बारी, वो 20 सेकेंड्स के लिए निकालना है, तो ओमेगा आई को तो मैं 0 भर दूंगा प्लस हाफ, अल्फा को मैं लिख दूंगा 2 इंटू 20 का स्क्वायर। 2 से कटा हमारा 2, तो थीटा ऑफ 20 सेकेंड्स इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, दैट इज 400। ठीक है जी। तो थीटा ऑफ 20 सेकेंड्स आपका आ जाएगा 400। अब इसको कैलकुलेट करके हमारा वर्क डन क्या बनेगा, हमारा वर्क डन बनेगा बेटा, टॉर्क की वैल्यू तो ऑलरेडी 6 दी हुई है। ठीक है, देखो एक्चुअल में हमें यहाँ थीटा अरेंज करना था, पर यहाँ उन्होंने टॉर्क की वैल्यू ही दी हुई है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसमें क्या पुट कर दिया, वैल्यू ही पुट कर दिया और हमने इस टॉर्क को हटा दिया। मेन प्रॉब्लम हमारी किससे है कि अगर यहाँ डी थीटा पड़ा है तो इसके साथ में भी थीटा ही पड़ा होना चाहिए था, या फिर ना पड़ा हो, या फिर थीटा पड़ा हो। तो हमने जब टॉर्क की वैल्यू पुट कर दी तो उसको कांस्टेंट मान के हम बाहर निकाल देंगे, तो सिर्फ डी थीटा रह जाएगा, उसकी इंटीग्रेशन तो थीटा होती है। ठीक है जी। तो इतनी घबराने की बात नहीं, आप सिर्फ सीक्वेंस को फॉलो करो। ठीक है, तो वर्क डन हमारा वर्क डन है। θ1 की वैल्यू हमारी 0 है, θ2 की वैल्यू मतलब θ2 कौन सा, 20 सेकेंड्स वाला, मतलब शुरुआत मैंने 0 सेकेंड से की, अब 20 सेकेंड्स तक उसको डिस्प्लेस किया। θ2 20 सेकेंड्स की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 400। ठीक है, इनटू डी थीटा हमारा ऐसे है, तो वर्क डन हमारा 6 आ जाएगा बाहर। छोटी सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट होकर क्या बन गई बेटा, थीटा 0 से लेकर 400। तो वर्क डन हमारा किसके बराबर आ गया, 6 इंटू 400 माइनस 0, तो 6 4 24, दिस इज 2400। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, बिल्कुल घबराओ मत मेरी बातों को सुन के। ठीक है, वर्क डन निकालना था, टॉर्क डी थीटा था, टॉर्क उन्होंने हमें दे दिया था, हमने टॉर्क की वैल्यू 6 भरनी थी। अब बेटा हमें इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट्स का पता करना था। इनिशियली वो रेस्ट पे था तो इसको 0 रख दिया। फाइनल डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए मैंने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया और वैल्यूज को पुट कर दिया।
ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, और सिंपल अगर आप चाहते हो मैं इसको कर दूं, मतलब एकदम सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट जो हो सकता है वो मैं आपको बता दूं, तो उसके लिए दो बातें मेरी और सुन लो बेटा। जरूरी नहीं होता कि हमेशा वर्क डन निकालने के लिए आपको टॉर्क डी थीटा लगाना है। हम यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर हमने क्या सीखा, इसको सबने नोट कर लिया ना। अब देखना, इससे भी इजी काम है एक वर्क एनर्जी थ्योरम वाला। वो कैसे होता है, हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम में कि वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस हमेशा किसके बराबर होती हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती हैं। ठीक है जी, पढ़ा था ना, वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस हमेशा बेटा किसके बराबर होती हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इनिशियली तो बॉडी मेरी रेस्ट पे है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को तो बेटा मैं क्या लिख दूंगा, 0। ठीक है जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हो, उसका फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। अब फाइनल वेलोसिटी जब भी निकालनी हो, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो अगर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मेरे को निकालनी है तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी होता है। ठीक है ना, उसी से ही बना है ये, घबराओ मत। तो ओमेगा एफ क्या आ जाएगा, ओमेगा एफ आ जाएगा 0 प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू बेटा किधर से आएगी, अभी पीछे हमने निकाली थी ना, अल्फा हमारा 2 आया था। यस, अल्फा हमारा 2 आया था। किधर से आया था बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से आया था। ठीक है जी, टॉर्क की वैल्यू हमारी 6 थी, आई की वैल्यू हमारी 3 थी, अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 2। तो मैंने 2 इसमें भर दिया, और टाइम कितना है 20, तो ओमेगा एफ मेरा कितना आया 40। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारी क्या बन जाएगी, हाफ इंटू आई की वैल्यू हमारी कितनी है 3 इंटू ओमेगा एफ का स्क्वायर, मतलब 40 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 2 1 जा 2 20 जा, तो ये बन गया हमारा 60 इंटू 40। ठीक है, 6 4 जा 24, ये आ गया फिर से 2400 जूल। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ओके। तो मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम भी लग सकती है। वर्क एनर्जी थ्योरम की एक सबसे अच्छी बात ये है, ये हमेशा लग सकती है, हमेशा। मतलब ये 100% ऑफ द टाइम्स आपकी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, पर इसको लगाने के लिए 2-3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम मैं आपको रोटेशनल मोशन में उसका एक प्रूफ दे देता हूं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं ये कहां पर लगानी है और कहां पर ये नहीं लगानी। ठीक है जी, ओके। वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल मोशन। वर्क डन का बेटा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा। ठीक है जी, अब टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूं, टॉर्क को बेटा इजी से इजी फॉर्मूला 2 होते हैं टॉर्क के फॉर्मूले, आर क्रॉस एफ एंड आई इंटू अल्फा। हम यहां अल्फा वाला यूज करेंगे हमेशा। क्यों बेटा अल्फा वाला यूज करेंगे, अल्फा वाला इसलिए यूज करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन है। अगर एक्सेलरेट बॉडी ज्यादा कर रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। ठीक है जी, तो मैंने यहां पर टॉर्क का आई इंटू अल्फा वाला फॉर्मूला लगाया, साथ में इसके क्या है डी थीटा। ठीक है, अब अगली बात है, हम अल्फा का फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वर्क डन हमारा किसके बराबर आया, इंटीग्रेशन ऑफ, अब ऐसा नहीं कि आर क्रॉस एफ से नहीं आ सकता, इससे ज्यादा कन्वीनियंट है तो इसलिए हमने इससे किया। एक्चुअल में आर क्रॉस एफ भी आई इंटू अल्फा के ही बराबर होता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ओके। तो आई हमारा ऐसे है, अल्फा को मैंने लिख दिया डी ओमेगा अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाई डी थीटा। अब देखिए इस डी थीटा बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा, है ना। ओमेगा होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो वर्क डन मेरा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ आई ओमेगा डी ओमेगा। और ओमेगा अगर मेरा चेंज हो रहा है तो कहां से कहां चेंज हो रहा है, इनिशियल से लेकर फाइनल तक चेंज हो रहा है। तो ऐसा करने के बाद आई को मैंने बाहर भेज दिया। ठीक है, ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, ब्रैकेट हो गई क्लोज, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तक।
अब हमारा ये बन गया I इंटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो हमारा वर्क डन आ गया हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। अरे भाई साहब, ये फॉर्मूला तो काइनेटिक एनर्जी का है, तो मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। अब मैंने बताना है कि वर्क डन कब वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगाना न्यूमेरिकल्स में और कब मत लगाना। ठीक है जी बेटा, हमेशा तब लगाना जब आपको टॉर्क की वैल्यू दी है या फिर अल्फा की वैल्यू दी है। अगर आपको टॉर्क और अल्फा की वैल्यूज नहीं दी हैं तब आप इसको मत लगाना। रीजन उसका यह है कि टॉर्क और अल्फा की वैल्यूज अगर आपको दी है ना तो आपको थीटा बहुत आसानी से पता लग जाता है। अभी पिछला न्यूमेरिकल जो मैंने किया उसमें मैंने फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखो कितने आसानी से निकाल ली थी, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा के। तो अगर आपको टॉर्क और अल्फा दिया है तो ही आप इसको लगाना ज्यादातर तरीकों में, नहीं तो आप नॉर्मल वाला वो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा ही लगा देना। ठीक है जी, ओके। वर्क एनर्जी थ्योरम का एक तरह से एक न्यूमेरिकल हमारा हो गया। ठीक है बेटा, तो एक न्यूमेरिकल हम इसका और कर लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। ठीक है, मान लिया जाए उन्होंने हमें बोला कि एक व्हील है, ये रोटेट कर रहा है और इसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड है 60 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, अ व्हील रोटेटिंग with initial angular speed of 60 radians per second। ठीक है जी, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है 5 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, उन्होंने बोला कि फ्रिक्शन के कारण, अब जैसे अगर मैं किसी भी व्हील को ऐसे रोटेट करवाऊं तो अभी वो व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स वो अपने आप ही धीरे 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 होता होता रुक जाएगा। ठीक है जी, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं, ड्यू टू फ्रिक्शन व्हील stops। ठीक है, stops in 5 minutes। ओके, तो अब पता करना है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। हमें पता करना है बेटा वर्क डन जो कि किसके द्वारा किया गया है, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया है। ऑप्शन है इसकी 5000 जूल का वर्क, बी ऑप्शन है 9000 जूल का वर्क, सी ऑप्शन है 8000 जूल का वर्क, डी ऑप्शन है 25000 जूल का वर्क। ठीक है जी, देखो बड़ा ही सिंपल है, हम इसमें सिंपली लगा सकते हैं। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया ना उन्होंने, हमारे को उन्होंने स्पीड भी दे दी, हमारे को उन्होंने टाइम भी दे दिया। ठीक है, अब वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब उन्होंने बोला ये लास्ट में रुक गया, मतलब फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। इनिशियली ये चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, 60 रेडियंस पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो ओमेगा आई ही होगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू माइनस हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा बेटा 5 ओमेगा आई। ओमेगा आई हमारा कितना है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 60 इंटू 60। ठीक है, 2 1s 2 30s। ठीक है, नाउ 5 इंटू 3 ये बन गया 150 इंटू 60, 15 6 90, 2 zeros are there, 9000 माइनस 9000 जूल। नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं, रिटार्डिंग वर्क है। ठीक है, नेगेटिव साइन बता रहा है बेटा रिटार्डिंग वर्क है। ओके, इसी के ही साथ में आपको काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन के न्यूमेरिकल सारे क्लियर हुए, कंसेप्ट आपको पक्का हो गया, किस तरह से हमने काम करना होता है वो पता लग गया। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है बेटा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, फटाफट हम उसको भी डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें बता रही है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोलो या मैकेनिकल एनर्जी बोलो, मैकेनिकल एनर्जी, इसमें ही काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों कंजर्व्ड है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें बोलता है कि टोटल एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनली होती है। मतलब ui प्लस के आई हमेशा बराबर होती है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है जी। टोटल एनर्जी इनिशियली इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू बेटा टोटल एनर्जी फाइनली, ठीक है। मतलब रोटेट करवाने से पहले जितनी टोटल एनर्जी है, रोटेट करवाने के बाद फाइनल टोटल एनर्जी उतनी ही होगी, ठीक है। तो इस बात को जब भी आपने अप्लाई करना है तो दो तीन बातें हैं जो इसमें लगनी चाहिए। सबसे पहली बात है एक्सटर्नल फोर्स जीरो होनी चाहिए। मतलब कभी भी ये वहां पर वैलिड नहीं होता जहां पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर तुम अपना हाथ लगाकर बॉडी को घुमा रहे हो वहां टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी रोटेशनल में, ठीक है ना। तो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स कितनी होनी चाहिए बेटा, जीरो होनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात ये तभी लगता है जब जितनी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी कंजर्वेटिव हो, ठीक है जी। ऑल द फोर्सेस एप्लीकेबल मस्ट बी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकती है इसमें, स्प्रिंग फोर्स लग सकती है इसमें, ये सारी फोर्सेस के लिए ये क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। तीसरी बात इसमें ये है कि इसके अंदर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगनी चाहिए। मतलब नो नॉन कंजर्वेटिव एक्ट्स इन दिस। नॉन कंजर्वेटिव कौन सी होती है बेटा, फ्रिक्शन वगैरह नहीं लगनी चाहिए। मतलब फ्रिक्शन अगर लग रही है तो वहां पर आप टोटल एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो टोटल एनर्जी कंजर्व तब होती है जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। ये तब लगती है जब एक्सटर्नल फोर्स ना लगती हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या है, जब सारी की सारी फोर्सेस कौन सी हो, सारी की सारी फोर्सेस हमारी कंजर्वेटिव हो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे स्प्रिंग फोर्स। जब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना लगती हो, मतलब फ्रिक्शन जैसी कोई भी फोर्स ना लग रही हो किसी भी सिस्टम पे, ठीक है जी, ओके। अब इसके बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, आपका पूरा का पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। बेटा मान लिया जाए हमारी एक रॉड है, ठीक है। ये रॉड का कुछ मास है और इस रॉड को मैंने रिलीज कर दिया। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया था, उसमें बड़ा अच्छे से बताया था जैसे ही हम रिलीज करते हैं तो साथ में ये सेंटर ऑफ मास पे mg फोर्स लगनी डाउनवर्ड शुरू हो जाती है। उन्होंने बोला जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया, इसको मैंने यहां पे कर दिया पाइवट, जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया आफ्टर सम टाइम्स ये रॉड यहां आ गई। और जब बेटा ये रॉड यहां पर आ गई, इसकी यहां की मेरे को क्या बतानी है, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। इस पॉइंट की, जब ये एकदम 90 डिग्री पे आ गई, उस पॉइंट की मेरे को एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। देखो मेरे लिए बेस ये है, इनिशियली यहां पर पड़ी थी रॉड, जैसे ही मैंने रिलीज की वो रॉड ऐसे 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 आ गई और लास्ट में ये रॉड यहां पर आ गई, ठीक है जी। अब जब ये रॉड यहां पर पड़ी थी ऐसे, तो डाउनवर्ड mg लग रही थी, तो नॉर्मल रिएक्शन n1 ऐसे लग रहा था, ठीक है जी। जब ये रॉड ऐसे आ गई तो अब की बारी mg ऐसे लग रही है, ठीक है जी। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर को लगेगा, इधर को लगेगा, ठीक है। वैसे इसका कोई रोल प्ले है नहीं, ये वैसे ही मैंने आपको बता दिया। अब हमने इसमें क्या पता करना है, हमने इसमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है। अब इस पे देखो मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूं। इनिशियली ये रॉड रेस्ट पे थी, ठीक है, इनिशियली ये रॉड रेस्ट पे थी, फिर मैंने इसको ऐसे रिलीज कर दिया, बाद में ये रॉड यहां पर आ गई। रिलीज करने का क्या मतलब है, पहले ये ऐसे है, ठीक है, मैंने अगर यहां से इसको ऐसे रिलीज कर दिया, बाद में ऐसे आ गई। जब ये ऐसे आई तो ये इनर्शिया के कारण आगे को मूव करेगी, मेरे को वो वाली इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है जी। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी क्योंकि इसको मैंने बेस माना है। इस रॉड की लेंथ l है, इसका मास m है, ये हमें मालूम है, ठीक है, पर इसको मैंने क्या माना है बेटा, बेस माना है। तो अगर मैंने इसको बेस माना है तो यहां की तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही होगी ना, प्लस
यहां की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0, क्योंकि वो कैसे है, रेस्ट पे है। ठीक है, अब फाइनली मेरी जब रॉड यहां पर आ गई है, फाइनली बेटा जब मेरी रॉड यहां पर आ गई है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हमारी रॉड ने इसके कंपैरेटिवली कितना डिस्टेंस मूव किया, L डिस्टेंस मूव किया, तो पोटेंशियल एनर्जी मैं क्या लिखूंगा, mgl ये लिखूंगा। बिल्कुल गलत। क्यों नहीं लिखूंगा बेटा ये, क्योंकि हम हमेशा ऐसा मानकर चलते हैं कि ये वाले पार्टिकल ने L डिस्टेंस मूव किया, इस वाले पार्टिकल ने कम मूव किया, तो क्या सबकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग निकालें, नहीं। बेटा याद रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, इसीलिए न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया। ऐसी सिचुएशन में हमेशा आपको एक पॉइंट लेना होता है जिसपे पूरी की पूरी रॉड कंसंट्रेटेड हो। हमारी पूरी रॉड कंसंट्रेटेड होती है बेटा सेंटर ऑफ मास पे, तो हम देखेंगे ऐसे मूव करने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है, इसका सेंटर ऑफ मास L/2 डिस्टेंस दूर है, इसका सेंटर ऑफ मास बेटा L/2 डिस्टेंस दूर है। तो इसीलिए अब इसको मैंने बेस माना, मतलब इसको मैंने ओरिजिन माना, तो इससे कितना नीचे है मेरा सेंटर ऑफ मास, -L/2 डिस्टेंस नीचे है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मेरी कितनी हो जाएगी, -mgL/2 प्लस फाइनली बेटा मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहां पर आकर इसकी मान लो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वही मेरे को निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12I ओमेगा का स्क्वायर। तो ये चीज जब इधर आ जाएगी तो बन गया mgL/2 इज इक्वल टू 12I ओमेगा का स्क्वायर। अब सबको पता है किसी भी रॉड का सेंटर ऑफ मास के अलावा अगर एंड पॉइंट है उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पिछले लेक्चर्स में बहुत बारी बताया, दैट इज mL²/3। ठीक है जी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर एंड पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दैट इज mL²/3। ये बन गया 12mL²/3 ओमेगा का स्क्वायर, दिस इज mgL/2, 2 से कटा 2, m से कटा m, l से कटा l। ओमेगा, ओमेगा की क्या वैल्यू आ गई, ओमेगा स्क्वायर ऐसे पड़ा है, 3 चला गया ऊपर, मतलब 3g/L, स्क्वायर हटा, ये अंडर रूट लगा, मतलब √3g/L है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी, तो ऐसी जगह पर हम लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जीज का कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चंस हमने किए, ये क्वेश्चंस में हमने काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सारी बातों को एक बार अपने दिमाग में ताज़ा कर लिया। अगर आप चाहते हो कि आपको ये कभी भूले ना और किसी भी न्यूमेरिकल में आपके दिमाग में आ जाए, तो आपको इसी टाइप के बेटा और न्यूमेरिकल्स को अपनी बुक में से प्रैक्टिस करना होता है। आपके पास SL अरोड़ा है, आपके पास NCERT है, बेस्ट है, आप उसमें से क्वेश्चंस निकालिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है जी, इसी कंसेप्ट के, तो आपका ये कंसेप्ट ऐसे पक्का होगा कि पेपर में आपको झलकी लग जाएगी कि इसमें ये करना है। ठीक है जी, ओके। अगले लेक्चर में मैं आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में समझाने वाला हूँ। इस लेक्चर के न्यूमेरिकल्स मोर देन सफिशिएंट है, अगर ये किसी को आते हैं तो कंसेप्ट उसका कच्चा नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।